अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बूस्ट होती है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इट मींस कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। जैसे कि हमने मार्जिनल का वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस तरह से पढ़ा था, जैसे मार्जिनल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑन एन एडिशनल यूनिट। मार्जिनल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट। फिर इसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट। तो एक एडिशनल यूनिट का जो भी वैल्यू होती है उसको हम मार्जिनल कहते हैं। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या हुआ कि अगर आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल यानी एडिशनल मशीन लें तो उस पे जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो चीजें बहुत अहम होती हैं। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड अदर वन इज MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जब आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि जो अगर आप वो पैसा किसी बैंक में रखते हैं तो बैंक जो रेट पे करता है दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो क्या होगा? यू विल इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। लेकिन अगर MEC लेसर देन हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मसलन एक आप प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है वो 10% है, लेकिन आपको बैंक जो है वो 15% ऑफर कर रहा है, तो आप खुद उस प्रोजेक्ट में नहीं जाएंगे बल्कि वो पैसा बैंक में रख के 15% इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। तो कब कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा? जब MEC या तो ग्रेटर होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से या एटलीस्ट इक्वल होगी। एट द पॉइंट वेयर MEC इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और आप ये समझ लें कि अगर फाइनेंस में आपने NPV का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का, तो एक्चुअली दिस पॉइंट पे NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जीरो होती है। उसमें फाइनेंस में आपने देखा होगा कि जब NPV ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और अदरवाइज आप नहीं करते। कब नहीं करते? व्हेन द NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू इज क्या हो? दैट इज लेसर देन जीरो। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो चीजें बहुत अहम हैं। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा क्या है? MEC। अगेन, MEC क्या चीज है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है। और इसको आप कंपेयर करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट ग्रेटर हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो आप उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। लेकिन अगर MEC जो है वो लेसर हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो आप उस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएंगे। तो इन डिटेल हम देख लेते हैं कि अब MEC क्या होता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इन शॉर्ट हमने कहा कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करता है। और हम इसको कह सकते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल एसेट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक एसेट की वैल्यू 100,000 है और उससे आप अर्न कर रहे हो 10,000, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है? दैट इज द 10%। कैसे कैलकुलेट हुआ कि आपने जो पैसा जो उस प्रोजेक्ट पे लगाया तो वो सपोज 1 लाख था,
उस मशीन को खरीदारी पे कितने यूज हुए, 1 लाख रुपया यूज हुआ, और जो उससे आपको प्रॉफिट हुआ वो 10,000 था, तो आपने कहा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, दैट इज द 10%। ये बिल्कुल आसान है। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो शॉर्ट रन का हो, 1 साल से कम अरसे का हो, 1 साल से कम अरसे का हो, तो आप हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया एमईसी को, कि हमने कहा कि इनिशियल कैपिटल कितना था और उस पे प्रॉफिट कितना था, और ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। लेकिन अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो 1 साल से ज्यादा अरसे का हो, लॉन्ग रन पीरियड का हो, जिसमें आपका टाइम पीरियड जो है वो लग रहा हो, तो फिर आपका जो आने वाला फ्यूचर इनकम होती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती है, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। एंड दैट इज कॉल्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये भी आपने फाइनेंस के किसी टॉपिक में पढ़ा होगा। जैसे कि आप ये देख लें कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कैलकुलेट होती है। मसलन आपने अगर एक बैंक में 100 रुपीज जो है वो डिपॉजिट कराया, और उसको उसमें साल के बाद आपको उस पर 10% इंटरेस्ट मिलना है, तो वो किस तरह से मिल रहा है कि 100 × 1 यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 10% ऑफ 100, एंड दैट इज इक्वल टू 110। तो इसको आपने कैसे कैलकुलेट किया, आपने कहा जी कि ये आपको 100 भी मिलना है प्लस इसका 10% मिलना है, तो साल के बाद आपको मिली वैल्यू 110। ये थी फ्यूचर वैल्यू। अब अगर फ्यूचर वैल्यू गिवन हो और आपने उससे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, यानी ये चीज कैलकुलेट करनी हो, तो कैसे होगी कि ये आपने प्रेजेंट वैल्यू है और आपने कहा कि ये फ्यूचर वैल्यू प्लस 1 प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है उससे उसको डिवाइड कर दें, तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन अगर ये अब जो पैसे हैं 2 साल के बाद आपको मिलने हैं, तो 2 साल के बाद आपको कितने मिलेंगे, तो उसके लिए हम जस्ट ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे 100 × 1 + 10% × 1 + 10%, और दैट इज इक्वल टू जो भी अमाउंट आए। तो जो भी कैलकुलेट होगी वो फ्यूचर वैल्यू होगी। तो आपने असल में क्या किया था, आपने किया था 100 + 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की पार्ट 2, चूंकि वो 2 साल के बाद मिलनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2 साल के बाद अमाउंट मिलनी है, तो जितनी टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो अगर 2 साल के बाद आपको वैल्यू मिलनी हो और उसके लिए हमने कोई फार्मूला डेवलप करना हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। 3 साल के पीरियड के बाद मिलनी हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। 4 साल के बाद मिलनी होगी तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया, तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो मैटर करती है, और उससे आप जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, यानी जो फ्यूचर में इनकम मिलनी है 10 साल बाद मिलनी है, जो 5 साल बाद मिलनी है, उसकी अब वैल्यू अगर हम कहें तो वो उतनी नहीं होगी जो कि उस वक्त मिलेगी, तो वो हमेशा कम होती है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने कहा कि हम इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर आपको पहले साल में कोई और अमाउंट मिलनी हो, दूसरे में कोई और, तीसरे में और, तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर 1। दूसरे साल में कोई जो अमाउंट मिलनी है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर 2। तीसरे साल जो मिलनी है, जो आपको F3 है, या इसको आप कह लें, अगर ये F1 है, ये आप कह लें जी कि F2 है दूसरे साल, और ये तीसरे साल है, तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर 3। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा अब की वैल्यू कम होती जाएगी, इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारा इससे कंसर्न नहीं है, ये तो जस्ट मैंने आपको रिकॉल कराया कि ये क्या चीज थी। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ये होती है कि इसमें से आप कॉस्ट माइनस कर दें। अगर प्रेजेंट वैल्यू में से आप जो इनिशियल कॉस्ट आती है उसको आप माइनस कर दें, तो वो हो जाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आप कब तक किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते जाते हो, जब तक एनपीवी ग्रेटर होती है 0 से, या एट लीस्ट 0 के इक्वल होती है। इसी फार्मूले को लेके जो केन्स ने एमईसी को डिफाइन किया है। अब क्वेश्चन ये है कि केन्स ने एमईसी को कैसे डिफाइन किया।
तो केन्स ने कहा, अकॉर्डिंग टू केन्स, एमईसी इज दैट रेट ऑफ डिस्काउंट विच वुड मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ इनकम इक्वल टू इट्स सप्लाई प्राइस। तो एमईसी एक्चुअली वो रेट ऑफ डिस्काउंट होता है जो आने वाली इनकम की मौजूदा वैल्यू को उसकी सप्लाई प्राइस के इक्वल कर दे। यानी इस प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले को केन्स ने मॉडिफाई करके इसको एमईसी का की कैलकुलेशन के लिए यूज किया है। जैसे ये आ गया, ये क्या है, सप्लाई प्राइस। ये फ्यूचर वैल्यू है, पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे साल की। ये आई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब जो प्रेजेंट वैल्यू के इस फार्मूले को कैसे यूज किया केन्स ने कहा कि जिस रेट पर, यानी अब ये भी अगर गिवन हो और ये भी गिवन हो, तो जिस रेट पर दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं उस रेट को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एमईसी। एमईसी इज द रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट, हमने प्रेजेंट वैल्यू में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था। अब इसको हमने कहा कि ये रेट ऑफ डिस्काउंट है, वो रेट जिस पर दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। कौन सी साइड किसके, जो फ्यूचर इनकम की प्रेजेंट वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, सप्लाई प्राइस के। यानी सप्लाई प्राइस क्या होती है कि अगर आपने वैसी ही एक और मशीन लेनी है, वैसी ही यूनिट ऑफ कैपिटल लेना है, तो उस पे जो कॉस्ट आती है उसको क्या कहते हैं, दैट इज द सप्लाई प्राइस। ये जो चीजें हम बोल रहे हैं, ये जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि सीए के पेपर में हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एमईसी बढ़ जाएगा या एमईसी कम हो जाएगा। तो हमने कहा कि एमईसी एक ऐसा रेट ऑफ डिस्काउंट है जिस पे ये दोनों साइड्स, यानी फ्यूचर इनकम की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है सप्लाई प्राइस के। तो वो कौन सा जो क्या कौन सा फैक्टर है जिससे एमईसी इफेक्ट होगा। तो एमईसी यानी ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है, ये किससे इफेक्ट होगा, पहले ये जिसको हम इस वक्त आर कह रहे हैं इस फार्मूले में, यानी फ्यूचर इनकम से। फ्यूचर इनकम, अगर ये फ्यूचर इनकम बढ़ जाए तो एमईसी क्या होगा, एमईसी भी बढ़ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये वाला पॉइंट अहम है। ये देखें, ये फार्मूले का ऊपर वाला हिस्सा था, अगर ये चीज बढ़ेगी तो बड़े रेट पर जाके ये दोनों साइड इक्वल होंगी। फिर एसपी से, एसपी अगर बढ़ जाए, यानी आपको वैसी ही मशीन खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे दरकार हों, तो उससे क्या होगा, एमईसी कम हो जाएगा। यानी ये वाली चीज जो लेफ्ट साइड पर है, अगर ये बढ़ जाए तो जिस रेट पर ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सप्लाई प्राइस के बढ़ने से जो आपकी एमईसी है, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है, वो नीचे चला जाएगा। और एंड वाइस वर्सा, इसके उलट भी हो सकता है, यानी सप्लाई प्राइस अगर कम हो जाए तो एमईसी का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दो पॉइंट जो हैं वो आपने जहन में रखने हैं। अच्छा, अब तक आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में किन दो फैक्टर्स का रोल है। तो हमने कहा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा एमईसी। क्लियर होगी बात, ओके कर दें इसको। फिर हमने कहा कि जो एमईसी कैसे कैलकुलेट होता है। हमने कहा कि अगर जो कोई भी कैपिटल जो आप खरीदते हो, यानी कोई मशीन खरीदते हो, कोई फोटोकॉपियर मशीन है, अगर उसकी एज, उसकी जो वर्थ है, वो 1 साल से कम के लिए वो चलेगी, तो फिर तो बहुत आसान है, आपने जो इनिशियल कैपिटल लगाया जिस पे प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइड करके उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो मशीन है वो 1 से ज्यादा साल चलने वाली है, तो फिर हमें देखना होगा कि उससे पहले साल कितने पैसे आए, दूसरे साल कितने आए, तीसरे साल कितने आए, चौथे साल कितने आए, और उसकी अब की प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एमईसी कैलकुलेट कैसे होता है। अच्छा, ये भी याद रखें कि जो सीए के बच्चों के लिए इस तरह का कैलकुलेशन का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। कैलकुलेशन का आएगा तो वो बहुत ही कोई आसान इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन होगा जिसमें जो उसका बेसिक फार्मूला है उसका यूज होगा। इस तरह के फार्मूले का क्वेश्चन पेपर में आने का चांस नहीं है।
क्या आ सकता है? ये आ सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर फ्यूचर इनकम बढ़ जाए तो एमईसी पे क्या इफेक्ट होगा, या एसपी अगर सप्लाई प्राइस बढ़ जाए तो एमईसी पे क्या इफेक्ट होगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। अब इन जनरल एमईसी क्या होता है? इन जनरल एमईसी एक्चुअली ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिलेशन को शो करता है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहले रेट क्या था? पहले रेट सपोज था कितना? 20%। तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 10 बिलियन। फिर रेट है 16% और इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितनी हो गई? 20 बिलियन। तो इसका मतलब है जैसे जैसे रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। अगर इसको हमने ग्राफ से शो करना हो, बाय टेकिंग बाय टेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑन दिस एक्सेस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस एक्सेस, तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी। इस ग्राफ को एम ई सी कहते हैं। तो एम ई सी इन जनरल एक ऐसा ग्राफ होता है, इन जनरल का मतलब होता है हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल इकोनॉमी में एमईसी किस तरह का होता है। तो हमने कहा कि एमईसी एक ऐसा ग्राफ होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में इनवर्स रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, इसमें एक और चीज भी है। इसी टेबल में एक चीज और है। एक तो हमने ये रिलेशन बताया, एक इसकी एक्सप्लेनेशन ये आ गई कि इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो इनवर्स रिलेशन है, उसको जो ग्राफ बनता है उसका नाम है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और ये जो ग्राफ है, इट इज द ग्राफ ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। स्टार में हमने कहा था कि आप उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाते हैं, उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाते हैं जब तक एम ई सी रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल नहीं होता। कब तक इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं? जब तक एम ई सी रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल नहीं होता। एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब है कि ये जो हमने वाई एक्सिस पे रेट लिया है, इसके हर पॉइंट पर आर एम ई सी के इक्वल है। यानी इस को आर भी कह सकते हो और आप एम ई सी भी कह सकते हैं। यानी इस एक्सेस पे, जो वाई एक्सेस पे, जब हम कहते हैं कि ये 20% है सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसकी वजह से 10 बिलियन है इन्वेस्टमेंट, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है ये, और चूंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एम ई सी के इक्वल है, तो ये एम ई सी भी है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एम ई सी आर इक्वल टू 20%। इतनी बात क्लियर हुई। अब दूसरी चीज है, जो ग्राफ से और इसी टेबल से रेलेवेंट एक और चीज भी है। और वो क्या है? वो ये है कि अगर हम इसको इस एंगल से देखें कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है तो एम ई सी डिक्लाइन कर रहा है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? ये क्या चीज है? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे एम ई सी जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एम ई सी जो बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन कर रही है। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन और लॉजिक है? ये बात जो हम कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया में इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं। तो इसकी दो एक्सप्लेनेशनें हैं। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि जब जब हम किसी एक एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो एमईसी डिक्लाइन करता है। क्या रीजन है? जब एक एरिया में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो तो कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है तो प्राइसेस कम होती हैं, प्राइसेस कम होती हैं तो प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो एमईसी डिक्लाइन करता है। फिर से सुने क्या कहा, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई किसी एक एरिया में, किसी एक फील्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? कंपटीशन इंक्रीज कर गया। कंपटीशन इंक्रीज किया तो उससे क्या हुआ? आपका जो प्राइस लेवल है वो नीचे गया।
जिससे क्या हुआ कि आपका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो पहले से कम हो गया। तो इससे ये हुआ कि उससे एमईसी डिक्लाइन कर गई। दूसरी रीजन इसकी क्या है? दूसरी रीजन ये है कि जब एक एरिया में, एक फील्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से उस चीज की जो इनपुट है, रॉ मटेरियल है, जो उसकी मशीनरी है, वो महंगी हो जाती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और जिससे एमईसी डिक्लाइन करता है। तो ये इसकी दो रीजंस हैं। अभी इसको हम अगेन उसके पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो ये इसकी दो रीजंस हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ये देखें, ये एमईसी है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट या जिसको हमने कहा एमईसी, इस एक्सिस पे क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और इस ग्राफ का नाम क्या है, एमईसी कर्व। इस पर जितने भी पॉइंट हैं उस पे एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है, यानी एनपीवी इक्वल टू जीरो है। उसके ऊपर देखें तो एनपीवी जो है लेसर देन जीरो है, नीचे देखें तो ग्रेटर देन जीरो है। और कब तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो? जब तक आपका एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल नहीं होता। जो दो पॉइंट मैं कह रहा था वो ये कि ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आपने लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हुई, तो उससे क्या हुआ कि लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से डिमांड फॉर कैपिटल गुड इंक्रीजेस, एंड देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ गुड्स टू, कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स है यानी मशीन्स महंगी हो गई, तो जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले से नीचे चला गया, यानी एमईसी डिक्लाइन कर गया। दूसरा ये है कि सप्लाई इंक्रीज करने से कंपटीशन बढ़ा, तो सप्लाई इंक्रीज हुई, जिससे आपकी जो प्राइस है वो कम हो गई, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले से कम हो गया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर एक ही फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाएं तो एमईसी क्या होता है, डिक्लाइन करता है। फिर है शिफ्टिंग ऑफ एमईसी। शिफ्ट कब करेगा? शिफ्ट ये करेगा कि अगर आपका एकदम से, मसलन आपकी इन्वेस्टमेंट तो उतनी थी, लेकिन कोई ऐसे कंडीशंस, ऐसे सिचुएशन आ गई कि आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बढ़ गया, तो उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बढ़ने से क्या हुआ कि आपका जो एमईसी है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया। जैसे आप ये समझ लो कि एकदम से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है। मसलन जो एक बाइकर्स के लिए गवर्नमेंट ने एकदम से ऐलान कर दिया कि कल से कोई बाइकर जो है वो हेलमेट के बगैर नजर नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा, जिनके पास हेलमेट पड़े हुए थे उनकी चांदी हो गई, उनकी एकदम से डिमांड इंक्रीज हुई, जिससे उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इंक्रीज कर गया। जैसे एकदम से पहले पाकिस्तान में एकदम से हुआ कि हालात ख़राब हुए, तो कंडीशन लगा दी गवर्नमेंट ने कि जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आपकी रेजर वायर होगी, कैमरास होंगे, और ये सारा कुछ होगा। तो उससे क्या होगा कि इन चीज़ों की एकदम से डिमांड बढ़ी, तो उससे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो बैठे बैठे है वो लोगों का बढ़ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एमईसी शिफ्ट कर जाता है अपवर्ड, कि इन्वेस्टमेंट लेवल तो आपका सेम था, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका बढ़ गया। इसी तरह से इसके अपोजिट भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इससे क्या आ जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमईसी, या वो फैक्टर जो कि इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट भी इसको कह सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट में चेंज लाते हैं। अच्छा, ये जो हमने एमईसी का ग्राफ बनाया था, ये जो एमईसी का ग्राफ बनाया, इसका एक और नाम भी है, इसको इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। तो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है वो उसके कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, या आपके वो फैक्टर जो कि एमईसी को अफेक्ट करते हैं, या वो फैक्टर जो कि इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं? तो ये सारे कॉमन फैक्टर हैं। जैसे चेंज इन सेंटिमेंट, अगर आपका जो प्रोड्यूसर है, अगर वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, तो इसका मतलब है कि वो रिस्क लवर है। तो ऐसी सूरत में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी, वो ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेगा, और एमईसी भी बढ़ेगा। तो ऐसी सूरत में कि अगर आपका जो प्रोड्यूसर है, जो काम करने वाला है, जो बिजनेसमैन है,
वो ऑप्टिमिस्टिक हो तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करेगा और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगी। और अगर वो पेसिमिस्टिक है, वो काम करना शुरू बाद में करता है और उसके कॉन्स हर वक्त गिनता रहता है, प्रॉस पे नहीं जाता, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट भी कम होगा और उससे इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। फिर है चेंज इन वेज रेट्स, इसका ताल्लुक कॉस्ट से है। अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो पहले से कम हो जाता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आ जाता है। फिर है चेंज इन इनकम, अगर ओवरऑल इनकम का लेवल जो है वो बढ़ जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, आपकी इकोनॉमी जो है वो रिकवरी फेज पे हो या बूम पर हो, तो जो आपकी एमईसी है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेंगी। फिर इसी तरह से है पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर आपकी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रो कर रही हो तो इसका मतलब है कि आपकी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड के बढ़ने से जो आपका प्रोडक्शन में एक्सपेंशन होगी, जिससे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। फिर क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, अगर आपकी जो कैपिटल गुड्स इस वक्त पहले से ही ज्यादा हों या सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा हों तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, और अगर कम हो तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर इसी तरह है टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट जो है वो टैक्स इंसेंटिव मिले, टैक्स रेट नीचे जाए, तो ये एक इंसेंटिव है फॉर द प्रोडक्शन, इन्वेस्ट इंसेंटिव है फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी सूरत में आपकी जो एमईसी और इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज करेगी। फिर है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे जैसे कोई इकोनॉमीज टेक्नोलॉजिकल डेवलप होती हैं तो उसमें बहुत कुशन होते हैं, बहुत स्पेस होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट भी लोगों के इंक्रीज कर रहे होते हैं। फिर लास्ट टॉपिक है जी कि गवर्नमेंट मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है, इसको भी हम देख लेते हैं। जो एक मैयर ये है कि गवर्नमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करे, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, क्योंकि इससे मतलब क्रेडिट एक्सपेंशन होगी, क्रेडिट एक्सपेंशन होगी तो उससे इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज करेगी, वो बिजनेसमैन का उसका बेनिफिट होगा, फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट अगर जो फर्म्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उसको इनकरेज करे, उसको माहौल ऐसा दे और ऐसे मेजर्स ले जिससे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी में बूस्ट कर सकती है। फिर है कि लोगों का कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि अनसर्टनटी हो, ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि गवर्नमेंट ये चली जाएगी तो कोई और नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर वो पता नहीं क्या डिसीजन लेती है। तो ऐसी सूरत में जो आपके जो इन्वेस्टर हैं वो आपकी इकोनॉमी से आउट होते जाएंगे, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और इकोनॉमी में किसी और जगह पे जाके करेंगे, तो ये मुल्क के लिए खतरनाक होता है। फिर है कि आप ऐसे मेजर्स लें जिससे टेक्नोलॉजी डेवलप करे, ताकि लोगों को नए नए रास्ते, नई नई चीज़ें, नए नए वेंचर मिले कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर है कि ओवरऑल अगर कंजम्पशन लेवल बढ़े, कंजम्पशन लेवल कैसे बढ़ेगा कि लोगों की अगर इनकम लेवल बढ़े तो लोग खरीदारी करेंगे, खरीदारी करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो मार्केट में एग्रीगेट डिमांड जो है वो पहले से बढ़ेगी, और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उसको पूरा करने के लिए आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। फिर है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर ले, ताकि उसके स्टार्ट करने से दो फायदे होते हैं। एक तो आपका जो लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे उनका इनकम लेवल बढ़ता है और फिर वो उसी इनकम से चीज़ों की खरीदारी करते हैं। और दूसरा ये है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी जनरेट होती है, जिससे फर्दर इनकम जनरेशन होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कुछ स्किल था जिसमें खास तौर पर जो एमईसी है, तो जैसे मैंने कहा कि कुछ उसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर उन पॉइंट्स पर आप फोकस कर लें
तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ इस टॉपिक को समझ भी सकते हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।